पंधराच्या तासामध्ये आपण पाहत होता सगळेच मुंबईचे सन्माननीय आमदार रस्त्याच्या प्रश्नावर अनेक प्रश्न उपस्थित करत होते. जे कॉन्क्रिटीकरण तत्कालीन घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की 2 वर्षात मुंबईचे रस्ते खड्डेमुक्त करू, ते मी त्याच वेळी आपल्यासमोर आणलं होतं 15 जानेवारी 2023च्या दिवशी की हा 6080 कोटीचा घोटाळा आहे. त्यावेळी घटनाबाह्य तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि त्यांची सगळी ती टोळी अंगावर येण्याचा प्रयत्न करत होती, खोटं बोलण्याचा प्रयत्न करत होती. अधिवेशनात एक आम्हाला सांगितलं गेलं की 12 ते 36 महिन्यात हे काम पूर्ण होईल. बाहेर सांगितलं 2 वर्षात आता रस्ते खड्डेमुक्त होतील. 5 मोठ्या कॉन्ट्रॅक्टर्सना, लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टर्सना हे काम दिलं होतं. आणि मी 2 वर्ष सातत्याने हा विषय आपल्या समोर आणि आपल्याच माध्यमातून लोकांसमोर मांडत आलेलो आहे की हा घोटाळा आहेच. ह्याच्यात कसे 5 लोकांना त्याच्यात आणलं गेलं, त्यांना टेंडर कसं दिलं गेलं, त्यांना किती एस्टिमेट कॉस्टच्या अबाव दिलं गेलं, कितीचा फायदा ह्या कॉन्ट्रॅक्टर्सना झालेला आहे आणि नेमकं किती टक्के काम हे खरोखर मुंबईत झालेलं आहे, ह्याच्यावर आम्ही सातत्याने प्रश्न विचारत आहोत. आज देखील आपण पाहिलं असेल, सत्ताधारी बाजूची असतील किंवा आम्ही विरोधी पक्षातले आमदार असू, सर्वच आमदारांचं एकमत होतं की मुंबई नुसतं खोदून ठेवलेली आहे, कॉन्ट्रॅक्टर्सने ह्याच्यात मलाई काढलेली आहे. पण मुंबईकरांना दिवसेंदिवस त्रास हा वाढत चाललेला आहे, कारण मुंबईचे रस्ते हे खोदून ठेवलेले आहेत आणि मुंबईत रस्त्याची कामं झाली नाही आहेत. मध्यंतरीच्या काळात जेव्हा मी हा प्रश्न विचारला होता तेव्हा देखील मला उत्तर आलं होतं की 26% काम मुंबईत हे गेल्या 2 वर्षातल्या कामातलं झालेलं आहे. आणि माझा हा दावा आहे आज पण की 26 पण नाही, मला वाटतं 5 ते 6% काम झालंय. बाकी टक्केवारी ही कोणाच्या खिशात गेली आहे हे त्या घटनाबाह्य नगरविकास मंत्र्यांनी सांगावं. पण आज देखील आपण पाहतोय, आज मी जे मूलभूत प्रश्न विचारले होते, 2च स्पेसिफिक प्रश्न विचारले होते की ॲडव्हान्स मोबिलायझेशन 10%चा हा दिला होता की नाही. कारण मी जेव्हा ह्याच्यावर आवाज उठवला होता तेव्हा मुंबई महानगरपालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी सांगितलं होतं की ॲडव्हान्स मोबिलायझेशन हा दिला जाणार नाही. आणि आज मंत्री महोदयांनी सांगितलं आहे की अंशतः दिलं गेलेलं आहे. मग नक्की कोणाला दिलं गेलं आहे, कशासाठी दिलं गेलं आहे, कुठच्या कामासाठी दिलं गेलं आहे, हे जेव्हा प्रश्न विचारले तेव्हा पटलावर उत्तर ठेवू, अजून काही उत्तर आलेलं नाही आहे, म्हणजे माहिती नव्हती. दुसरं मी विचारलं की एकंदर आपण पाहतोय ह्या सगळ्या कामांमध्ये जे काही पूर्तता आहे ती कितपत झाली, कुठपर्यंत झाली, त्याच्यावर पण उत्तर होतं आम्ही पटलावर उत्तर ठेवू. म्हणजे कुठेही काही माहिती नसताना सगळेच आमदार मुंबईचे कुठच्याही पक्षातले असो विचारतायत की नक्की मुंबईतल्या रस्त्याची परिस्थितीवर जे काही यांचं ड्रीम प्रोजेक्ट, आता स्वप्नात काय काय होतं, कुठचे खोके होते मला माहीत नाही, पण ड्रीम प्रोजेक्ट जो होता घोटाळा करण्याचा, घोटाळा तर यशस्वी झालेला आहे, पण मुंबईचे रस्ते आज देखील खड्डेमुक्त झालेले नहीं. आदित्य, सवाल ये है कि पीओडब्ल्यू को भी इन्वॉल्व किया जाए, ये अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया. बिल्कुल, हमने सबने मांग की है कि रास्तों में जो घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, जो करप्शन है, उसकी जांच पीओडब्ल्यू से हो और विधायकों की भी कमेटी बनाई जाए. क्योंकि आज अगर आप देखें तो सारे मुंबई के सम्मानित सदस्य, सारे विधायक मुंबई के यही सवाल उठा रहे थे जो मैं पिछले 2 सालों से उठा रहा हूँ. मैंने तो 15 जनवरी 2023 को ये रोड स्कैम एक्सपोज भी किया था, आप ही के माध्यम से लोगों के सामने लाया था कि रोड्स का पूरा टेंडर ये पूरा एक स्कैम है, 6080 करोड़ का स्कैम है. कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम दिया गया है, कैसे दिया गया, कितने पे दिया गया, क्या एस्टिमेट था और क्या कितने % अबाउट में ये काम लिया गया है, ये सारी बातें पारदर्शिता से मैंने आपके सामने रखी. लेकिन सरकार तो यही बोलते आई थी कि 2 सालों में मुंबई के सारे रास्ते स्मूथ हो जाएंगे. पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए, सच की बात होनी चाहिए. और अगर कोई भी आपको कहे कि 1 साल में 2 साल में मुंबई जैसे शहर हो, दिल्ली हो, पुणे हो, किसी भी शहर के खड्डे ये गायब कर सकते हैं, तो वो आदमी, वो राजकीय नेता आपसे झूठ बोल रहा है. सही बात बोलो, लोग समझ जाते हैं, लेकिन झूठ पे झूठ आते रहा है और इसमें स्कैम होते गए. ये आज सारी तरफ से, यानी सिर्फ विरोधी पक्ष से नहीं, लेकिन जो सत्ताधारी पक्ष है उनके भी विधायकों ने यही बात हमारे सामने रखी है. और यही बात मैं दोहराते आया हूँ, बार बार कहते आया हूँ. मेरे को ये मांग है कि तब के मुख्यमंत्री जो घटनाबाह्य थे उन पे, तभी के यूडी मिनिस्टर जो स्वयं मुख्यमंत्री थे, एमसी हो, सारे लोगों पे ईओडब्ल्यू की जांच होनी चाहिए और उसी के साथ विधायकों की कमेटी से भी जांच होनी चाहिए. आदित्य, बतौर विपक्ष आदित्य जी बात कर रहे हैं, क्या लगता है एडवांस मोबिलाइजेशन देने के लिए ये फंड जो है इलेक्शन के? मैंने तो स्पेसिफिक पूछा था कि एडवांस मोबिलाइजेशन दिया है कि नहीं.
क्योंकि मुंबई में कभी भी प्रथा नहीं थी, परंपरा नहीं थी एडवांस मोबिलाइजेशन देने की। 10% के जो एडवांस मोबिलाइजेशन दिया जाता है वो सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में दिया जाता है। कहीं नया हाईवे बन रहा हो, कहीं नया टनल बन रहा हो, तब दिया जाता है। मुंबई जैसे शहर में कभी भी एडवांस मोबिलाइजेशन की ना जरूरत है ना जरूरत रहेगी, क्योंकि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। जहाँ रास्ता है उसी को आप ठीक करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र में सीबीएसई बोर्ड लागू करने की बात। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि अब इतिहास में मुगलों का शासन, मुस्लिम सुल्तानों को जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ हम अपना भारत का इतिहास पढ़ाएंगे। आपको लगा प्रासंगिक है? 10 साल से यही बात करते आएंगे, करेंगे कब? हर चुनाव इसी पे लिया जा रहा है। लेकिन एक बात है, इतिहास के बारे में बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन भविष्य के बारे में बात कीजिए। और अगर आप शिक्षण व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात 2019 से चल रही है, 2020 में वो लाए गए, तब से लेकर अभी तक कितने राज्यों ने इसे इम्प्लीमेंट किया है? क्यों नहीं महाराष्ट्र ने इम्प्लीमेंट किया? सीबीएसई बोर्ड का मैं बिल्कुल स्वागत करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने भी हमारे जो बीएमसी स्कूल्स है उसमें सीबीएसई बोर्ड लाया था, आईसीएसई बोर्ड लाया था, आईबी बोर्ड लाया था, आईजीसीएसई बोर्ड लाया था, और उसी के साथ एसएससी बोर्ड। मेरी ये भी मांग है और मान्यता भी है, मैं ये भी मानते आया हूँ कि हर एक राज्य में जो अपनी मातृभाषा है उसे भी प्राधान्य दिया चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी हो, आसाम में आसमी हो, केरल में केरली हो, उसी के साथ जो कोई भाषा, जितनी भाषा सीखना चाहता है, स्वागत करता हूँ। लेकिन ये सब करते हुए मेरा यही प्रश्न है कि आज जो सडनली सीबीएसई की घोषणा हुई है और अभी ये अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होती है बातें। हमने जब यशस्वी तौर पे ये करके दिखाया था बीएमसी में, उसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, प्राध्यापक हैं, उनकी भी जो मानसिकता होती है एक बोर्ड में पढ़ाने की होती है, उनको ट्रेनिंग उसी बोर्ड में दिया जाता है। अगर उन्हें आईसीएसई बोर्ड में लाना है, सीबीएसई बोर्ड में लाना है, बिना उन्हें वहाँ से निकालते हुए उन्हीं टीचर्स को अगर लाना होगा, और उन्हीं टीचर्स को लाना भी चाहिए, तो वो करते हुए फिर आप उनको 2 साल के लिए ट्रेनिंग में लाइए, रिफ्रेशर कोर्सेज करवाइए, और फिर उसी सिलेबस के साथ अलाइन करके उस शिक्षा व्यवस्था में लाइए। पेरेंट्स को भी उतना मौका मिल जाएगा कि आगे की जो प्लानिंग है उसे करने के लिए, विद्यार्थियों की भी मिलेगी।